नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। न्यूज एंड व्यूज में हमारी कोशिश होती है खबरों के उस नजरिए से वाकिफ कराने की जो आपकी जिंदगी, जरूरतों और जानकारियों को प्रभावित करती हैं। कहते हैं बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, लिए तराजू तोल ले तब मुख बाहर आनी। क्या लड़कियों के हाथ में मोबाइल होने का मतलब यह है कि वो घर छोड़कर भाग जाएंगे? पिलानी के एमएलए सुंदरलाल काका का यही बयान आज सामने आया। काका चाहे कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता कितने भी बड़े हों, लेकिन इतने बड़े नहीं हैं कि कुछ भी बोल जाएं। आज इसी न्यूज पर व्यूज लेंगे। साथ ही बात होगी जी राजस्थान की खबर के असर की। भरतपुर में खून के बदले जब रंग बेचा जाने लगा तो हमारा भी खून खौल गया। हमने सवाल पूछे, फिर असर भी हुआ। हेल्थ मिनिस्टर ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और अब पुलिस को काम करना है। चर्चा इस बात की करेंगे। साथ ही बात होगी शहादत के उड़ते मजाक की भी। जिन जाबाज सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए 62 में, 65 में, 71 की जंग में जान की बाजी लगा दी, उनको आज तक वादे में दी गई जमीन का इंतजार है। क्या वजह है कि हमारी सरकारें रणबांकुरों का सम्मान नहीं करती? और आखिर में बात करेंगे आईपीएल की। जी हां, वही आईपीएल जो क्रिकेट के लिए कम और फिक्सिंग के लिए ज्यादा जाना गया। वही आईपीएल जो जेंटलमैन्स गेम के लिए कम और ग्लैमर के लिए ज्यादा जाना गया। वही आईपीएल जिसमें भावनाओं से ज्यादा पैसा बहा और इसी पैसे ने सबकी मति भ्रष्ट कर दी। आज से आईपीएल के नए सीजन का आगाज हुआ है, लेकिन इस न्यूज पर व्यूज जानना जरूरी है कि आखिर आईपीएल भरोसे के काबिल है भी या फिर नहीं। इन तमाम न्यूज पर होगी विस्तार से बात और व्यूज लेकर जुड़ेंगे बेहद खास मेहमान हमारे साथ पैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज एंड व्यूज। न्यूज एंड व्यूज में आज धड़ल्ले से चल रहा नकली खून का काला कारोबार, मरीजों की रगों में दौड़ता लाल रंग, अस्पताल प्रशासन के होश फाख्ता। पूर्व सैनिकों और फौजियों की विधवाओं को नहीं मिली जमीन, कानून की आड़ में सरकार छिपा रही है चेहरा। क्या ये शहादत का अपमान नहीं? आईपीएल और विवादों का चोली दामन का साथ, क्या फिक्सिंग की फांस से इस बार बचेगा आईपीएल? सीजन 8 पर है किस किस की नजर? और न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 1, माननीय के बोल वचन, लड़कियों की आजादी के दुश्मन बने एमएलए, चौतरफा हमले का जवाब कौन देगा? सबसे पहले डिबेट नंबर 1, सबसे अहम न्यूज जो आज निकल करके आई। व्यूज लेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज जानिए। जनजातीय मंत्री नंदलाल मीणा और विधायक सुंदरलाल काका का बयान सुर्खियों में है। बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लड़कियों ने मंत्री और विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही नसीहत भी दी है कि बयान देने वाले नेता बोलने से पहले एक बार जरूर देखें कि प्रदेश का मुख्यमंत्री, या यूं कहें कि प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है। मोबाइल बच्चे को नहीं रखना चाहिए। मोबाइल से क्या है कि वो लड़का दूसरा उससे बात करता रहता है, उल्टा सुल्टा होता नहीं, अच्छा नहीं है। नहीं, लड़कियों को नहीं रखना चाहिए। नहीं, पढ़ने वाली उसको मोबाइल से वो समझ उल्टा सुल्टा होता रहता है। सर, आपसे पहले हम आए थे तो यहाँ बच्चियाँ पोछे लगा दी मिली करना कि नहीं करना, आप घर पे आप खुद नहीं करते हो क्या? लड़कियाँ यहाँ पे इनको बिगाड़ने के लिए भर्ती किया है, सुधारने के लिए भर्ती किया है। एक विधायक और दूसरे मंत्री, लड़कियों को लेकर इनके विचार भी आपने सुन लिए। ये विचार माँ बाप के हो तो समझ में आते हैं। घर में आचार व्यवहार सिखाना बनता है, लेकिन स्कूल में झाड़ू लगाने और बर्तन मांजने पर मंत्री जी का प्रोत्साहन समझ से परे है। मंत्री मीणा का रवैया वैसे किसी से छिपा नहीं है। ऐसे विचारों का उत्पादन करने में वो पीछे नहीं है। आज्ञा और अवज्ञा में उनके लिए वैसे भी भेद नहीं है। दर्जनों उदाहरण पड़े हैं मंत्री मीणा के, लेकिन जब बात लड़कियों की आई तो मंत्री जी आदर्शवाद बघार के चलते बने। विधायक जी बदनामी के अफसानों की वजह मोबाइल को मानते हैं, यानी लड़कियां जो इज्जत के मुंह पर तमाचा मारकर जाती हैं, वो हाथ में मोबाइल के हौसले से आता है। विधायक जी मुट्ठी भर किस्सों को पूरी लड़कियों पर लाद रहे हैं, लेकिन भूल गए कि इनमें से बालिग भी होती हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक है। और अगर इस फैक्ट को भी छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी सुरक्षा के लिहाज से मोबाइल कितना अहम है, ये शायद वो सोचना ही नहीं चाहते। रात में या किसी आफत में 100 नंबर डायल कर या फिर अपनों को घुमाकर बड़ी मुसीबत से वो बच सकती हैं। इस बात को वो नजरअंदाज करिए। अब दोनों के बयानों पर लड़कियों ने मोर्चा खोल दिया है और इन दोनों नेताओं को नसीहत दी है कि बयान देने से पहले सोच लें कि प्रदेश की मुख्यमंत्री भी महिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए, सुना आपने क्या कुछ कहा। एक तो मंत्री जी हैं नंदलाल मीणा, अक्सर बोलते रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, कई बार इतना बोल जाते हैं कि विवाद हो जाता है। सुंदरलाल काका, पिलानी से सुंदरलाल काका आते हैं, कहना यह है उनका कि मोबाइल अगर लड़कियां रखेंगी तो वो भाग जाएंगी। ये विचार, ये सोच सामने आई है। चर्चा शुरू करेंगे, व्यूज लेंगे। अर्चना शर्मा, उपाध्यक्ष पीसीसी, मेरे साथ होंगी। अर्चना जी, मैं बहुत स्वागत आपका करता हूं। मानचंद खंडेला साहब, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ होंगे। खंडेला साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर एसएस अग्रवाल साहब मेरे साथ होंगे, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। उनके अलग अलग मुद्दों पर मैं उनसे अलग अलग स्थिति में अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं करूंगा। सबसे पहले खंडेला साहब, मैं आपके पास आता हूं। एक शहंशाह हुए जिनका नाम था तुगलक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चमड़े के सिक्के चलवाए और आज तक लोग उनको तमाम नजीरों में मजाक बनाते हैं, गालियां देते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है? नंदलाल मीणा साहब, सुंदरलाल काका साहब आज कुछ ऐसे ही बयान देते हैं। एक का कहना यह, झाड़ू पोछा अगर लड़कियां नहीं लगाएंगी तो क्या करेंगी। दूसरे कहते हैं मोबाइल अगर लड़कियों के पास होगा तो वो भाग जाएंगी। नहीं, सही कहते होंगे ना, विधायक हैं, मंत्री जी हैं, लोकप्रिय हैं, आप ही की तरह एक्सपीरियंस में उन्होंने भी बाल सफेद करवाए हैं। जो कह रहे हैं सही होगा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले तो ये विधायक जी से ये पूछा जाए, अगर लड़की के पास मोबाइल हो भाग जाती है तो किसके साथ भागती है? यानी सामने वाले लड़के के साथ में मोबाइल उसके साथ भागती है, तो लड़का गुनाहगार क्यों नहीं है? ये समानता है, ये संविधान है, ये कानून है, ये परंपरा है, ये भारतीय मर्यादा है, या मंत्री की जो बुद्धि है, बुद्धि के आगे या पीछे कुछ लगाना चाह रहा हूं मैं, आपके चैनल के चक्कर में नहीं लगा रहा हूं। अगर इस तरह की बुद्धि है तो उनको वास्तव में जो है ना अपनी बुद्धि घर पे रखनी चाहिए। प्रश्न सवाल यह आता है कि लड़की आज लड़की है क्या? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं और यत नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत् देवता, हम भारतीय संस्कृति वाले हैं। ये भारतीय संस्कृति है, ये आपके संस्कार हैं, ये आपके सरोकार हैं, ये आपकी समझ है, और ये आप जो लड़की की जो इज्जत करते हैं, मैं ये समझ रहा हूं कि ये पूरी तरह से गुनाहगार हैं। और इनको वास्तव में, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, भारतीय संविधान में समानता लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। ये भेद करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको जो है ना वास्तव कानून के अनुसार जो कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? ये जो जनप्रतिनिधि है ना, ये वास्तव में आजकल जनप्रतिनिधि है, बल्कि जनता की छाती पर मूंग डालने वाले हैं। वो ये समझ रहे हैं कि पता नहीं हम पूरी तरह से सरकार हो गए तो हम सब सर्वे सर्वा हो गए। मैं एक कटु बात आपसे कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिनके हाथ में मोबाइल हैं, जिनके हाथ में सरकारें हैं, जिनके हाथ में मंत्रालय हैं, क्या वो भाग नहीं रहे यहां से वहां? मैं समझ रहा हूं, कटु बात आपसे कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिनके हाथ में मोबाइल हैं, जिनके हाथ में सरकारें हैं, जिनके हाथ में मंत्रालय हैं, क्या वो भाग नहीं रहे यहां से वहां? मैं समझ रहा हूं, संकेत की भाषा में समझ ले, वो जो सर्वोच्च हैं वो भी भागे हुए हैं, ऑब्लिक भागी हुई है, और जो प्रतिनिधि है वो भी भाग रहे हैं और भगाई जा रही हैं। तो सब मोबाइल यहां बीच में कहां से आ गया? मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे लोगों को वास्तव में आम आदमी मानकर और कानून के साथ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। सवाल ये आता है कि वो ये कह रहे हैं विधायक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है भाई, जो कर्महीन होगा, आगे बढ़ाते हैं। जो ठीक है ना खंडेला साहब, इस पर मैं आपके पास में आऊंगा। मैं चाहता हूं आप विस्तार देंगे, इसको विस्तार देंगे। अग्रवाल साहब, मैं आपके पास में आता हूं। आप आईएमए के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उस हैसियत से नहीं, बीजेपी से जुड़े एक नेता की हैसियत से मैं आपके पास में आता हूं। आप जरा एक चीज बताइए, ये तमाम नेता, आपके पार्टी से जुड़े हुए विधायक और साथ ही साथ मंत्री जब इस तरह के बयान देते हैं तो एक बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते आपके मन में आता क्या है? ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि किसी को भी विवादास्पद बयान नहीं देने चाहिए। जो बयान इन्होंने दिया है वो उसको गलत ढंग से दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसकी मूल भावना के अनुसार अपन को बात करनी चाहिए। उन्होंने सारे विद्यार्थियों अग्रवाल साहब मूल भावना समझाएं। उन्होंने सारे विद्यार्थियों के लिए मूल भावना समझाएं। हर एक का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। मोबाइल से कई तरीके के दुरुपयोग भी होते हैं और सदुपयोग भी। विद्यार्थियों को अपन कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जहाँ कार्य क्षेत्र होता है वहां के ऊपर उनको मोबाइल क्यों रखा जाए,
किस लिए नहीं रखा जाए, उनके बारे के अंदर सीख दी थी। ये कहीं भी नहीं है कि उनको लड़कियों को ही केवल मोबाइल नहीं रखना चाहिए, वो तो समान रूप से लागू होता है कि वह मोबाइल किस प्रकार से बच्चों को जो कि विद्यार्थी नहीं, हैं, उन्होंने जो उनको कहा ना, उन्होंने जो कहा मैं आपको बताता हूं, बताया जाए। उन्होंने क्या उनका कहा अग्रवाल कार्य साहब? नहीं किया ठीक है जाए। अग्रवाल साहब, उन्होंने कहा कि अगर मोबाइल लड़कियां रखेंगी तो वो लड़कों के साथ भाग जाएंगी। नहीं, ये अपन उसकी मूल भावना के अंदर समझें, उसको इस तरीके से अपन को तोड़ मरोड़ भावना तो कर पता पेश लगे ना तो। नहीं करना चाहिए। उनकी कहीं अच्छा, ये मतलब मैं तोड़ मरोड़ रहा हूं या कोई भी तोड़ मरोड़ रहा है कि लड़कियां मोबाइल रखेंगी तो वो लड़कों के साथ भाग जाएंगी, इसकी मूल भावना कुछ अलग है। अग्रवाल साहब क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप खंडन कीजिए इस बात का। आप बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि मूल भावना बिल्कुल अलग है। मूल भावना हरेक के जो भी अपन लेते हैं उसके अंदर उनको बच्चों को ये बताना चाहिए कि इसके अंदर कार्य क्षेत्र पर रखने से, इंस्टीट्यूशंस के अंदर रखने से, इसके अंदर से ये दुरुपयोग हो सकते हैं, जिसलिए अपन को उसका उपयोग वर्जित करना चाहिए या इन चीजों। ठीक है, नहीं कोई ना तो इसका कोई मूल है और ना इसमें कोई भावना है। इसको ना मैं मूल में मानता हूँ ना भावना में मानता हूँ। अर्चना जी, ये मोबाइल रखती है क्या आप? अर्चना जी ठीक है, अग्रवाल साहब आता हूँ ना, आपने बोल दिया आपको भी कि नहीं अग्रवाल साहब अर्चना जी को बोलने दे अब। हाँ देखिए राहुल, कितनी बड़ी विडंबना है कि एक सुंदरलाल नाम का व्यक्ति असुंदर बात करता है महिलाओं के प्रति, युवतियों के प्रति, और उसको सही ठहराने के लिए मूल भावना तक जाने की व्याख्या करने का काम डॉक्टर साहब कर रहे हैं। ये तो उच्च शिक्षित हैं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। आज इनको एक मोबाइल फोन की क्या उपयोगिता उसके बारे में अच्छे से पता होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के उस सपने को जो आईना दिखाने का काम यहाँ के जो विधायक महोदय कर रहे हैं, उसके ऊपर इन लोगों की कोई राय नहीं है। लड़की भाग जाती है लड़के के साथ, तो भाई लड़के का मोबाइल प्रतिबंधित करो ना, लड़की का क्यों करना चाहते हो? लड़की को आज सुरक्षा की जरूरत है। क्यों करे भाई? लड़के का करो, अपराध लड़के का करो से बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये राहुल कि हम तो कह रहे हैं ऐसे एप्लीकेशंस लाओ कि कभी असुरक्षित महसूस करे तो एक बटन दबाने से सूचना पुलिस तक और परिजनों तक पहुंच जाए। इस डिजिटल युग में जहां पर इंटरनेट की अनिवार्यता इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हर कोई कदम ताल मिला रहा है। हम कहते हैं इंटरनेट का दुरुपयोग मत करो, लेकिन मोबाइल जैसी अनिवार्यता पर इसलिए प्रतिबंध लगा लो कि सुंदरलाल जी जो कि झुंझुनू से प्रतिनिधित्व करते हैं, बगल में हरियाणा है, खाप पंचायतों का जो एक तरह का संक्रमण है उनमें भी आ गया। और ये तो ऐसे व्यक्ति हैं 160 की फेहरिस्त में शायद कोई जानता भी नहीं अपने उनके निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बोल देता हूँ, सुर्खियों में आ जाऊंगा, और वो जो गिरिराज सिंह जी है उनका अनुगमन करने का ये प्रयास। हाँ, बदनाम हो जाओ, थोड़ा नाम हो जाएगा। सही बात है, सही बात और है। सिर्फ मूल भावना। खंडेला साहब थोड़ा सा अग्रवाल साहब को मूल भावना समझाइए आप। खंडेला साहब मूल भावना समझाइए आप। देखिए, मूल भावना यह है कि अगर महिला के पास मोबाइल है तो भी आदमी के साथ भाग जाएगी, और आदमी के पास मोबाइल है तो भी वो भाग जाएगी। आप लड़का लड़की की बात क्यों कर रहे हैं? अगर एक राजनीतिज्ञ है तो राजनीतिज्ञ जो दूसरे हैं मेल फीमेल वो भी भाग जाएंगे। प्रश्न मूल भावना यहां पर यह है कि आप जो है भारतीय संस्कृति के नाम पर कुसंस्कार पैदा करना चाह रहे हैं, तानाशाही पैदा करना चाह रहे हैं, और जो अधिकार है लोगों के उनको छीनना चाह रहे हैं, संविधान की ध्वजा उड़ाना चाह रहे हैं, कानून को नेस्तनाबूद करना चाह रहे हैं, और कुल मिलाकर एक विचारधारा विशेष है उसके नाम पर आप आगे आना चाह रहे हैं। अरे भाई, उन एमएलए साहब को जानता पहचानता कौन है और उनकी अहमियत क्या है? सवाल है उनकी पार्टी में कोई अहमियत है? तो ये बयान देकर वास्तव में आगे आना चाह रहे हैं, मोदी जैसे लोगों को बताना चाह रहे हैं, आरएसएस जैसी जो संस्थाएं उनको बताना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम जो हिंदू संस्कृति है, ये जिसको ये भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसके हम पैरोकार हैं। अरे आप, अच्छा मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं उन दोनों अग्रवाल साहब मूल भावना ये है, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा अग्रवाल साहब, मूल भावना ये है कि काम से तो कोई पहचानेगा नहीं, काम से कोई नाम होगा नहीं, बेहतर है एक ऐसा कमेंट कर दो, एक ऐसी बात बोल दो जिससे बदनामी में नाम हो जाए। केवल आप जो मूल भावना समझ रहे हैं उसके बात नहीं है, न तो उन्होंने इसके प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है, न उसके अंदर किस प्रकार से तानाशाही वाली बात,
उसके अंदर कैसे डिजिटल इंडिया नहीं करने की बात, ये सब अरे सर बातें जी, कहाँ से क्या आ गई? बात है, उसका पता बता देना, खत्म हो जाए झंझट। जो देखिए, मैं तो नहीं है समझती हूँ बात, राहुल कि उसको बात इनको को अपन- सार्वजनिक अग्रवाल साहब, आप विरोध कर दीजिए इस बात का, गलत। इनके भी घर में बेटी होगी, इनकी पत्नी होगी, क्या उस मोबाइल से कनेक्ट होने के लिए इनको समस्या होती है क्या? सीधी बात कह दी, आप ही बताइए, यहाँ पर सीधी बात ऐसे कह दी। लोगों की बसना होने आप के दूसरों की राजनीतिक बात कर रहे हैं, चश्मे से नहीं सीधी बात देखा बताना जाना चाह रहे हैं। चाहिए चीज को। इस प्रकार लेकिन की ये तो यहाँ बातें- व्याख्या इस करके प्रकार उसको की पुष्ट बातें- करने का काम आप कर अपने रहे आप हैं। को मरोड़ रहे तरीके हैं, से- आप सीधी बात कर रहे आप हैं जो ना। उसको पुष्ट उसके- करना उसके चाह रहे हैं, अंदर- जो उसको उसके अंदर सराहना वो चाह रहे हैं, व्याख्या आप- आदि आबादी आप का अपनी अपमान कर व्याख्या दिया, कर रहे महिलाओं के हैं, जो विवेक पर व्याख्या प्रश्न चिन्ह होनी लगा दिया। चाहिए, वो व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो नसीहत दे रहे अग्रवाल हैं। साहब नहीं मानेंगे, वो पार्टी से प्रतिबद्ध है। मोबाइल नहीं देना चाहिए, लड़कियों को मोबाइल नहीं होना चाहिए। लड़कियों के पास मोबाइल होगा वो भाग जाएंगी। लड़कों के साथ मत करो, लड़कियों को कर दो। उन्होंने ठीक है, समझ में आ रहा है अग्रवाल साहब, नहीं ठीक है। अग्रवाल साहब, आप हमारे साथ बने रहे, अर्चना जी भी बनी रहेंगी, खंडेला साहब भी रहेंगे। एक और अहम विषय है, एक और अहम विषय है, खून अब नकली दिया जाने लगा है। नकली खून, नकली भी नहीं, रंग दे दिया। हमने इस चीज को उठाया, हमारा भी खून खौला, हमने इस चीज को उठाया, अब संज्ञान इस पर लिया जा रहा है। शर्मनाक बात है, उस राजस्थान में ये हो रहा है जहां पर कल्चर, संस्कृति और एक दूसरे से अपनत्व इतना इंपॉर्टेंस रखता है। पैसे के लिए क्या क्या हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो इस पर भी बात करेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ रहेंगे। वापस लौट रहे हैं। में आगे है, धड़ल्ले से चल रहा नकली खून का काला कारोबार, मरीजों की रगों में दौड़ता लाल रंग, अस्पताल प्रशासन के होश फाख्ता। अरे मियां, इतने से पर है और तू मुझे कितना उड़ा रहा है? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा, बाहर आ जा और इनको उड़ा। चल हमारे लिए हर केस एक चुनौती है, सवालों और पेचीदगियों की उलझी हुई गुत्थी। शुरुआत में हर कोई संदिग्ध होता है, सबूत और गवाह कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं और परत दर परत तफ्तीश हर राज खोल देती है। देखिए क्राइम रिपोर्ट रात 10:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। लोक संगीत जो समा बांधे, लोक नृत्य जो मन मोह ले, थिरकते सुरताल, सुरीली धुनें और मुस्कुराते लोग, जैसे खुशबू अनमोल विरासत की। कुछ तो बात है राजस्थान में, दिलों को जोड़ती परंपरा। देखिए सुरीलो राजस्थान, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की एलपीजी सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस एलपीजी सब्सिडी को ना करते तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 2, धड़ल्ले से चल रहा नकली खून का काला कारोबार, मरीजों की रगों में दौड़ता लाल रंग, अस्पताल प्रशासन के होश फाख्ता। जब इंसानियत की रगों में खून की जगह रंग बहने लग जाए तो फिर क्या कीजिएगा। भरतपुर में हो रहे लाल खून के काले धंधे का पर्दाफाश जी राजस्थान ने किया और राजस्थान की खबर का और जी राजस्थान की खबर का असर भी हुआ। अस्पताल में खून के बदले रंग बेचने के मामले में पीएमओ ने मामले में जांच के आदेश दिए। खून के दलालों ने सारी हदें पार करते हुए रोगी को खून की जगह लाल रंग बेच दिया। हद हो गई। वारदात भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की है। आप भी देखिए कैसे खून के बदले बिका लाल रंग।
आरबीएम हॉस्पिटल के कैंपस में सनसनीखेज खुलासा, खून के काले कारोबार का नया खेल। ब्लड बैग में असली खून नहीं, जी खून की खरीद फरोख्त के काले कारोबार के बहुत किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है वो एक ऐसे खेल का है जिसे सुनकर न आप अपनी आंखों पर भरोसा कर पाएंगे, न ही कानों पर यकीन। आरबीएम हॉस्पिटल में सरेआम खून का एक ऐसा खतरनाक धंधा चल रहा जो मरीजों की जान लेने के लिए काफी है। यहाँ धड़ल्ले से बेचा जा रहा है खून की जगह पर लाल रंग। कैंपस में सक्रिय खून बेचने वाला गिरोह जरूरतमंदों को थमा रहे नकली ब्लड बैग, बैग में खून की जगह लाल रंग। हॉस्पिटल प्रशासन अनजान या फिर गोरख धंधे में शामिल? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आगरा से आई एक कैंसर पीड़ित महिला को जब ब्लड की जरूरत पड़ी तो उसका पति क्षेत्रपाल ब्लड ग्रुप की जांच कराने पहुंचा। जांच कराकर लौटा तो कुछ लोग उसे रास्ते में मिल गए जिन्होंने उसी ब्लड ग्रुप का ब्लड 4500 रुपए में देने का भरोसा देकर 2264 नंबर का बैग पकड़ा दिया। जानकारी ना कौन थी कमी कौन थी जानी जा रहा तुम दवा दो तो हमें ऐसे का कौन दवाई नहीं हो ठीक है तो 15 नंबर का आप चले आना सुबह जो मंथ मिल जाएगा बिना फॉर्म बता दे मंथ लेकर मैं चले आया मंथ आकर गले कहाँ जा रहा है हमने तो ब्लीड की बोतल चाहिए ब्लीच है क्या है बहन जी कहे बोतल बोतल हम दिन में तब पैसा दे तो तुरंत दे वो तो पैसा तो तुरंत महू जा रही है महू 5 जाएगी मिलेगी महू तुरंत ना मिले। किसी खतरे से अनजान क्षेत्रपाल उसे लेकर कंपाउंडर के पास पहुंचा। ब्लड बैग देखने के बाद कंपाउंडर को शक हो गया, उसने फौरन ही उसकी तफ्तीश शुरू कर दी। इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। किसी ने ये खाली बैग उठा के और उसमें रंग घोर के नहीं इसको 4500 रुपए में दे दिया। जब कंपाउंडर ने उसको ब्लड लगाया कंपाउंडर ने तो उसको क्या है उसको आभास हुआ कि ये ब्लड ऐसा तो होता नहीं है, ये कैसे? फिर उसने गौर से देखा है तो उसने पीनी के इसमें तो रंग है। भरतपुर के अंदर रक्त के नाम पर रंग मिलाकर बेचने की बात समाचार पत्रों के माध्यम से आई है। उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, कार्रवाई हो रही है। ये लोगों की नासमझी का फायदा उठाने वाला एक गिरोह का काम है। हम इसको सख्ती से इस पर कार्रवाई करने के लिए मैंने डीजीपी को पत्र भी लिखा और कार्रवाई भी करेंगे। 2264 नंबर का ब्लड बैग निकला फर्जी। एक दिन पहले जारी हो चुका था ब्लड बैग, महिला हॉस्पिटल की पेशेंट को ही हुआ था जारी। आरफी नाम की महिला को बैग से चढ़ाया गया था ब्लड। इस पूरे खेल पर फिलहाल हॉस्पिटल प्रशासन खामोश है, मगर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब हॉस्पिटल प्रशासन को देना ही होगा। खास मेहमान तमाम मेरे साथ जुड़े हुए अर्चना शर्मा जी, उपाध्यक्ष पीसीसी की, मानचंद खंडेला साहब है राजनीतिक विश्लेषक, और एस अग्रवाल साहब हैं अब आईएमए के अध्यक्ष की हैसियत से वो हमारे साथ होंगे। अग्रवाल साहब, अब तक मैं आपको बीजेपी नेता कह के संबोधित कर रहा था, अब मैं आपको आईएमए का अध्यक्ष कह के संबोधित करूंगा। डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, ये अस्पतालों में हो क्या रहा है? इतना बड़ा गिरोह, नकली खून, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? देखिए, ये नकली खून नहीं कह सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ब्लड बैग केवल ब्लड बैंक के अंदर ही हो सकता है या मरीज के चढ़ जाता है, उसके बाद में एक उसकी निश्चित विधि है जिससे कि हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। इसके लिए सब जगह स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसेसिंग भी प्रोसेस बने हुए हैं और उसी के अनुसार वो ब्लड बैग को डिस्पोज किया जा सकता है। इसके अंदर जो बात सामने आ रही है कि जब एक बार वो ब्लड बैग इश्यू हो चुका है और वो ब्लड बैग ही वापस आकर उसके अंदर किसी ने पानी डालकर और वो वापस दे दिया, क्योंकि वो न तो अस्पताल के काउंटर से इश्यू हुआ है, न उसको जो सैंपल है वो लेके अस्पताल के अंदर दिया है। केवल उन्होंने अपना एक
टेस्ट कराया है जिससे कि उसको ब्लड ग्रुप का मालूम पड़ सके। इसके लिए प्रशासन को निश्चित रूप से और ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए, जो कि लोकल लेवल के ऊपर होती है। लेकिन जो ब्लड बैग है वह ब्लड बैग जैसे ही कंपाउंडर को या जो भी चढ़ाने वाला है उसको मालूम पड़ेगा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। डिफरेंस की वो जो लाल जो खून होता है और जो उसके अंदर जो पहले वाला ब्लड बैग होगा, उस ब्लड बैग के अंदर जो थोड़ा सा नीचे करीब 30 से 40 ml ब्लड रह जाता है या जो नलकी के अंदर रह जाता है, उसके कारण हो जाता है। क्यों? उसके कारण पानी डालने पे वो पूरा का पूरा लाल रंग का दिखने लग जाता है। लेकिन ये एक कंप्लीट क्लोज सिस्टम होता है और क्लोज सिस्टम के कारण वह बैग जब एक बार निकल जाता है तो वह दूसरे के चढ़ाया ही नहीं। बैग को डिस्पोज करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अस्पताल पर ही होती है अग्रवाल साहब, नहीं? कम से कम अस्पताल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि बिल्कुल सही जगह पर सही तरीके से डिस्पोज करते। आपको बता रहा हूं, है ना? मैं ये कह रहा हूं कि वो लोकल लेवल के ऊपर, उस वार्ड के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि जिसका ब्लड चढ़ गया है वह बैग हम कैसे डिस्पोज करें। क्योंकि बाजार के अंदर भी केवल जो ये ब्लड बैग होता है वो ब्लड बैग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत आता है और वो कोई भी ओवर द काउंटर उसको खरीद नहीं सकता है। इसलिए ये केवल खरीद नहीं सकता। ठीक है, बैंक के अंदर ही आएगा। खंडेला साहब, मैं आपके पास में आता हूं। खंडेला साहब, मेरा सवाल मानवता इंसानियत को लेकर है। इसका मूल कारण अगर खून अपन अग्रवाल साहब आता हूं नहीं, अग्रवाल साहब आता हूं। एक दूसरा व्यू लेना जरूरी है, है ना? खंडेला साहब, आप मुझे एक चीज बताइए, मानवता की खून में, मानवता की रगों में अगर ये नकली खून रंग दौड़ने लग जाए, यानी इंसान इतना गिर जाए कि नकली खून का धंधा तक करना शुरू कर दे, तो फिर आप सरकार को कैसे दोषारोपित करेंगे? ये तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सिस्टम गड़बड़ बनाता कौन है? आप में कोई टेरर है, आप में कोई डर है, कोई भय है, कोई कानून का भय, कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आप इसको केवल नकली और असली में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये पूरी तरह से हत्या का प्रयास है। अटेम्प्ट टू मर्डर भी नहीं कहना, तो हत्या का पूरी तरह से जानबूझकर प्रयास है। और ये जो ना काम किया जा रहा है, और ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, अभी ये डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि ये जो बैग है वो नहीं मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं चाहिए करते रहोगे या कुछ करोगे भी? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्यों? डॉक्टर को जो ना ये वहां से निकला क्यों? पानी है तो आपने कहा कि देखिए ऐसा इसमें ये डिफरेंस होता है, तो जो जिसकी पत्नी जो है बीमार है उसको ये पता लगा क्यों नहीं? कंपाउंडर ने जब खांक में लगाया तब उनको लगा कि साहब ये पूरा तरह से लिक्विड नहीं है, तब उनको ये पता लगा कि साहब ये तो वास्तव में खून से भी पतला पानी है। मैं जो 2-3 बातें आपके संदर्भ में कहना चाह रहा हूं कि जब तक कानून का भय नहीं होगा, त्वरित कार्रवाई नहीं होगी, जब कार्रवाई का परिणाम नहीं आएगा, जब ये इस तरह की बातें जब तक नहीं होगी। अब देखिए, अभी चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि साहब मैंने जो है लेटर लिखा। अरे भाई, इतने भयंकर काम के लिए आपको लेटर लिखना पड़ रहा है, तो फिर और किसके लिए आप क्या कर रहे हो? सवाल ये आ रहा है कि कोई नियम होगा, कोई कायदा होगा, कोई प्रक्रिया होगी, कोई संवेदनशीलता होगी, कोई कंसर्न होगा, कोई पब्लिक और जो ना सरकार का कोई संबंध होगा, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं। चलिए, ठीक है, सवाल ये आ रहा है, जुड़े रहेंगे। मुझे अगले टॉपिक पे जाना है। खंडेला साहब, मूल भावना सिर्फ ये है कि सरकार ने एक्शन लेने की बात की है, जरूरत इस बात की है जो खंडेला साहब भी जोर दे रहे हैं, और जिस बात के लिए अग्रवाल साहब ने जिक्र किया कि ये बैग बाहर आया कैसे, ये इस जिम्मेदारी से कौन पल्ला झाड़ रहा है, या फिर ये जिम्मेदारी किसकी है, ये सुनिश्चित हो, कार्रवाई हो, ये बैग बाहर आ कैसे गया। चलिए, ठीक है, चर्चा दूसरे मुद्दे पर भी करनी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आगे भी हम चर्चा करेंगे कि शहादत का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है। शहादत का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो लोग 62 में लड़े, 65 में लड़े, 71 में लड़े, उनको वायदा किया गया कि जमीन दी जाएगी, आज तक जमीन उनको मिली नहीं है। सवाल हम पूछ रहे हैं, हम चाहते हैं इसका भी असर हो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तमाम खास मेहमान जुड़े रहेंगे, इस पर भी व्यूज लेंगे, वापस लौटते हैं। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, पूर्व सैनिकों और फौजियों की विधवाओं को नहीं मिली जमीन, कानून की आड़ में सरकार छिपा रही है चेहरा, क्या ये शहादत का अपमान नहीं?
क्या आपका भामाशाह कार्ड अभी तक नहीं बना? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने अभी तक भामाशाह नामांकन ही नहीं कराया हो, परिवार के सारे सदस्यों का नामांकन नहीं हुआ हो, यानी कुछ सदस्य छूट गए हो, या फिर आपने अपना बैंक खाता नहीं जुड़वाया हो, नामांकन में गलती हुई हो या कोई सूचना छूट गई हो, या सरकार से मिलने वाला कोई लाभ नहीं जुड़ा हो। इन सब का समाधान अब आपके नजदीकी ई मित्र पर उपलब्ध है, वो भी निशुल्क। तो आज ही अपने नजदीकी ई मित्र पर संपर्क कीजिए और परिवार के सभी सदस्यों के साथ परिवार की महिला मुखिया को ले जाना मत भूलना। परिवार का भामाशाह कार्ड तो उनके नाम पर ही बनेगा। भामाशाह कार्ड जारी होने तक सभी सरकारी सेवाओं का लाभ आपको पहले की तरह ही मिलता रहेगा। और हाँ, ये सेवाएं ई मित्र केंद्र पर 31 मई तक निशुल्क है। तो जल्दी कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप 1800-1806-127 पर संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान सरकार की भामाशाह योजना। देखिए बैंग बैंग सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। कैसा रहेगा आपका दिन? ग्रहों की क्या है दशाएं? आपकी हर शंका का निदान ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी बताएंगे समाधान। किस्मत की लकीर। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है तो आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 3, पूर्व सैनिकों और फौजियों की विधवाओं को नहीं मिली जमीन, कानून की आड़ में सरकार छिपा रही है चेहरा, क्या ये शहादत का अपमान नहीं? और न्यूज एंड व्यूज में बात उन सैनिकों की जिन्होंने ताउम्र माटी का कर्ज अदा किया, आज वो ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ चुके सैनिकों को सरकार ने जो जमीनें अलॉट की थी, उन जमीनों को हासिल करने में कुछ सैनिकों की जिंदगी बीत गई, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई जिन जांबाजों ने देश के लिए लड़ी, उन्हें सम्मान के तौर पर 1983 में सरकार ने जैसलमेर में जमीन देने का फैसला किया। इसके लिए फौजियों से आवेदन मांगे गए। हजारों की तादाद में प्रदेश के उपनिवेशन विभाग को आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदकों को जमीन का आवंटन होने में करीब 20 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। दुर्भाग्य से इस बीच तक कुछ पूर्व फौजियों की मौत हो गई। तब से फौजियों की विधवाओं को जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया कि एक तो पूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजित करने के प्रयोजन से इनको कृषि भूमि आवंटित की जाए उस क्षेत्र में जहां से नहर निकलनी थी, जिससे वो एरिया पूरा विकसित हो जाएगा। दूसरा, जासूसी एक मेन बड़ा सरदर्द था, उससे छुटकारा पाने के लिए एक बहुत अच्छा सोच तत्कालीन सरकारों ने लिया कि वहां पे अगर पूर्व सैनिकों को बसा दिया जाएगा तो किसी भी हालत में वहां पे जासूसी नहीं हो पाएगी। साल 1985 से 2006 तक कुल 7,459 भूतपूर्व सैनिकों को जमीन का आवंटन हुआ।
इनमें से लगभग 750 भूतपूर्व सैनिकों के परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। हमारे पास है अभी देखते हमारे बच्चा कोई जमीन नहीं है और 7 दिन हो गया तो हमारे रोज हो रही है, जमीन मिल रही को नहीं है। और अब इन्होंने एक धारा है कोई 1954 इनके अधिनियम की धारा है, और तो इन सब के चक्कर में आने के बाद मतलब हमने ये माना कि ये जमीन देने की मूड में नहीं है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम धारा 7 की उपधारा 4 ने सब कबाड़ा कर दिया है, जिसमें लिखा है कि जमीन उसी को मिलेगी जिसके नाम है। इस हालात में अब सब कुछ सरकार को करना है, वरना शहादत और उसका सम्मान किस काम का। जयपुर से जी मीडिया के लिए सचिन शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो चलिए, ये वो हालत है जिसको हमने सामने रखने की कोशिश की। 750 भूतपूर्व सैनिकों के परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक जमीन नहीं मिली। पता नहीं कब का मामला है, इसका जिक्र कर रहे। 83 में ये घोषणा हुई थी। अर्चना शर्मा कांग्रेस की उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे साथ हैं, मानचंद खंडेला साहब हैं और सूबेदार अर्जुन सिंह जी राठौड़ साहब मेरे साथ जुड़ गए। राठौड़ साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। सूबेदार साहब, आपको मैं चर्चा में लाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अर्चना जी मैं आपके पास आता हूं। मैं सरकार से क्या जवाब लूं? सरकार से तो जवाब लेंगे, ठीक है, आपसे जवाब मैं इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि 83 में शिवचरण माथुर साहब मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में आए हीरालाल देवपुरा, फिर हरदेव जोशी, फिर शिवचरण माथुर, फिर हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत साहब 90 में आते हैं और उसके बाद में 2 बार और अशोक गहलोत साहब की सरकार रही। 83 में की गई घोषणा और 750 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके परिवारों को आज तक जमीन नहीं मिली। अर्चना जी, आपसे नहीं पूछे, किससे पूछे? देखिए राहुल, प्रश्न आपका बिल्कुल सही है और ये कोई सिर्फ राजस्थान का प्रकरण नहीं है। मैं समझती हूँ लाल फीताशाही और कानून का जो एक जकड़ा हुआ जाल होता है, उसके कारण ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा प्रशासनिक स्तर पर। और आपने तो सिर्फ यही बताया कि इनको जमीनें नहीं मिली। कई प्रकरण ऐसे भी संज्ञान में है जहां जमीनें मिलने के बाद जो मुरब्बा जिनको कहा जाता था, वो सब मिलने के बाद इन पूर्व सैनिकों के जो परिजन है उनको कोई जो बिचौलिया आकर के और उनसे जमीनों को की खरीद फरोख्त करके उनको मूर्ख बना के कई बार तो पेंशन तक डकार जाते हैं। ये स्थितियां भी उत्पन्न हुई और समाज की स्थिति इससे सब वाकिफ हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी जिम्मेदार कौन है अर्चना जी? इन जो शहादत करने वाले लोग हैं उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल हर सरकार की जिम्मेदारी जो शासन में आती है और उसको इसके लिए उत्तरदायित्व भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनका ये काम है कि जब कोई शहीद होता है तो सब इससे बड़ी कुर्बानी देश के लिए कोई नहीं है। ऐसे में उनके परिजन जो अपने सबसे प्रियतम जो व्यक्ति उनको खोते हैं, उनकी स्मृति में नहीं दिया जाता, ये उन पर कोई एहसान नहीं है। उनके लिए आवश्यक है कि ये जो राष्ट्र है, यहाँ का समाज है, उस परिवार को सुरक्षा दे, उसके प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी को महसूस करे। तो ये निंदनीय बात है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। यहाँ ये बात नहीं कांग्रेस बीजेपी, लेकिन यहाँ संवेदनशीलता सूबेदार अर्जुन सिंह जी राठौड़ साहब, सूबेदार अर्जुन सिंह जी राठौड़ साहब, आदर्शवाद की अर्चना जी ने बहुत सारी बातें की, लंबी चौड़ी व्याख्या की। ठीक है, 83 के बाद से अब तक जमीन नहीं मिल पाई। सरकारी प्रतिनिधि होता वो भी आदर्शवाद पे एक लंबा निबंध लिख देता, मुझे कोई इस बात में शक नहीं है। लेकिन आदर्शवाद से काम चलेगा क्या सूबेदार साहब? ये ठीक है, 83 के बाद से अब तक जमीन नहीं मिल पाई। सरकारी प्रतिनिधि होता वो भी आदर्शवाद पे एक लंबा निबंध लिख देता, मुझे कोई इस बात में शक नहीं है। लेकिन आदर्शवाद से काम चलेगा क्या सूबेदार साहब? ये बताइए, जमीन तो मिली नहीं। साहब आदर्शवाद से पेट नहीं भरता है और खाली बातों से ही शहादत देने के लिए सूरमा पैदा नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्र रक्षा के खातिर जो अपने प्राणों को प्राणोत्सर्ग कर रहा है और उसके बाद जो उसके परिवारजन अपने हकों के लिए इस तरह से दर के ठोकरें खाएंगे, तो निश्चय ही इसके परिणाम जो है देश के हित में नहीं जाएंगे और भविष्य के लिए बहुत घातक परिणाम इसके सिद्ध हो सकते हैं। ये पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है कि जिसने देश की रक्षा के खातिर अपना सब कुछ सुख चैन त्याग करके, घर बार छोड़ करके विषम परिस्थितियों के अंदर देश की रक्षाओं पे लड़ रहा है, बर्फ पड़ रही है, रेगिस्तान के तपते हुए टीले हैं। सूबेदार साहब, जब ये 250 परिवार, आप तो संपर्क में होंगे ना, 750 परिवार, 750 सुरक्षा के लिए। सूबेदार साहब, जब 750 परिवारों के प्रतिनिधियों से या उन परिवार के लोगों से आपकी बात होती है, वो कहते क्या है? कहते क्या है? वो क्या रहा है उनके साथ में?
साहब हर बार जो है ना कोई न कोई एक कानून का हवाला दे दिया जाता है उनको जब भी जाते हैं। अभी हम ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, चुनाव दर चुनाव आते हैं, हर आदमी जो है आश्वासन जरूर देता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। हर चुनाव के अंदर हर पार्टी के लोग आते हैं, हम सत्ता में है तो दे देंगे। अभी भी पिछले जो राजस्थान के चुनाव गुजरे हैं उनके अंदर भी बहुत सारी वीरांगनाओं ने हमको आकर के रिपोर्ट दी है कि चुनाव प्रचार के दौरान हमको नेताओं ने बोला है कि हमारी पार्टी आएगी तो हम आपको मुरब्बे दे देंगे, और हर बार उनकी 5 साल के बाद में जो उनकी आशा है उनको जागृत कर दिया जाता है और अगले 5 साल तो फिर वो विवश होती हैं इन अधिकारियों की चौखट के। यही बात है, यही मुद्दे की बात है और मैं इसको लेकर के आपके खंडेला साहब आपके पास में आता हूं। देखिए, मुरब्बा कहा जाता था, खाने में मुरब्बे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन ये मुरब्बा मुंह नहीं लग रहा। दिक्कत ये है, खंडेला साहब इस बात को बताइए, हर सरकार आती है बोलती है हम देंगे हम देंगे हम करेंगे, करता कोई नहीं है। अगर ये तमाम कानून सैनिक बताने लग जाए सीमा पे तो देश का क्या होगा, इन सरकारों का क्या होगा? देखिए राहुल जी, मेरा दिल कहता है मैं आक्रोशित हूं और दिमाग कहता है मैं जरा शांत रहूं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये राष्ट्रीय मुद्दा है, वास्तविक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, 2-3 बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि सैनिकों की भर्ती अब एक बड़ी समस्या होती जा रही है नंबर के मामले में, एक बात। दूसरी बात कि जो आत्महत्याएं सैनिक कर रहे हैं उसकी संख्या बढ़ती जा रही है और जो जहां जहां भी मूर्तियां लगाई जा रही हैं इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। अब मैं बात बहुत ही सहजता के साथ में और दिमागी तौर पर सरकारों से ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप ये करते रहेंगे तो क्या सरकार बचेगी, क्या जनता बचेगी, क्या देश बचेगा? किस तरह के हालात हमारे देश में हो रहे हैं। चाइना किसी हालत में झपट्टा मारने को तैयार हो रहा है, पाकिस्तान मिलकर जो है वो हमारी फाड़ करने को तैयार हो रहा है और हम सैनिकों से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अभी सूबेदार साहब ने बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही अप्रत्यक्ष रूप में ये इस प्रकार की बात कही और आपने बिल्कुल सही बात कही कि सैनिक अगर हिसाब करने लग गया तो क्या होगा। देखिए, सवाल ये कि जज्बे की बात है, देशभक्ति की बात है, स्वाभिमान की बात है और देश की रक्षा की बात है, तो इस प्रकार के रणबांकुरे जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अगर राजनेताओं की तरह गुनाह भाग करने लगे और हम ये कानून देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि भूमि अधिग्रहण कानून किसी हालत में बन के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा राष्ट्रपति के पास में जाएंगे। ऐसा कुछ सैनिकों के लिए नहीं किया जा सकता, वो भी केवल 750 सैनिकों के परिवारों के लिए। मैं कह रहा हूं कर सकते हैं, लेकिन सवाल केवल ये आ रहा है कि न तो पक्ष इसके लिए तैयार होता है न विपक्ष इसके लिए तैयार होता है। ये वाइस वर्सा होते रहते हैं। लेकिन मैं 2-3 बातें आपके सामने बहुत गंभीरता से कहना चाह रहा हूं। प्लीज इसको इतना संवेदनशील मुद्दा मत बनाइए, इसको समाप्त करिए, यानी जिनका अधिकार है उसको आप दीजिए। दूसरी बात, आप जब तक इनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक जो है सेना में आने वाले नौजवान जो प्रोत्साहित नहीं होंगे। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत बार ऐसी बात हमने सुनी है। सूबेदार साहब, खंडेला साहब ठीक है, सूबेदार साहब के पास में। सूबेदार साहब मुझे एक चीज बताइए, खंडेला साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर, जब हाल देखते हैं ना ये पूर्व सैनिकों का ये हाल है और उनकी विधवाएं या वीरांगनाएं किस हालत में, उनके परिवार किस हालत में है, नए बच्चे क्या सोचे, बढ़िया है MBA कर लें, कहीं चले जाएंगे, बढ़िया है कोई फिल्म का कोर्स कर लें, प्रोफेशनल कोर्स 1000 है, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। ये सैनिक नहीं बनना, एक तो गोली भी खाओ और बाद में परिवार भी परेशान हो। देखिए साहब, हम पूर्व सैनिक और जो वर्तमान सैनिक है, कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि राष्ट्र के अंदर इस प्रकार की भावना जागृत होकर बहुत ज्यादा फैल जाए। क्या बात? क्योंकि जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो ये निश्चित है कि राष्ट्र का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। क्योंकि हमने हमेशा के लिए राष्ट्र रक्षा की कसम खाई है और आखिरी दम तक भी हम चाहेंगे कि इस प्रकार की भावना हमारे नौजवान ना पनपे। आदर है आपका। लेकिन जो कुछ वास्तव में हो रहा है वो विवश जरूर करेगा युवाओं को सोचने के लिए। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी पिताओं ने जिनको ने शहादतें दी, उनकी माताजी के आज सफेद बाल हो चुके हैं, उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए तो निश्चय ही सुबह से शाम तक कभी न कभी उस युवा के मन में विचार जरूर आता होगा कि मेरे पिता ने राष्ट्र रक्षा की खातिर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके बदले में मुझे मेरी मां को क्या मिला। और इस प्रकार का माहौल पैदा करना वास्तव में ही देश हित के अंदर नहीं है। और विशेष तौर पे साहब, ये जो प्रकरण जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जैसे अभी खंडेला साहब ने फरमाया कि बड़े बड़े अध्यादेश लाए जाए, तो इसके लिए क्यों नहीं लाया जा सकता। हमने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है कि इसमें आपको नया कुछ नहीं देना है। वो जो मुरब्बे इनको आवंटित किए गए थे आज भी उसी स्थिति के अंदर मौजूद हैं। खाली एक उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 7 की उपधारा 4 में मामूली सा संशोधन कैबिनेट स्तर के ऊपर किया जाना संशोधन, और वो कर दिया जाता है तो डेफिनेटली परिवारों को लाभ मिल जाता है। सरकारें चाहे जो कर सकती है। 750 परिवारों की बात सुनिए,
सुनिए, सरकार का कोई प्रतिनिधि इस वक्त यहाँ पर नहीं है, लेकिन सुनना जरूरी है। वही है ना साहब। इन 750 परिवारों के लोगों ने अपनी जिंदगी दी है, देश के लिए जिंदगी दी है, उनका सुनिए, उनके लिए काम कीजिए, वरना इस देश में कोई सैनिक बनने तैयार नहीं होगा। सूबेदार साहब, अर्जुन सिंह जी राठौड़ साहब, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस मुद्दे में चर्चा हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि यहां चर्चा की गुंजाइश थी, कोई डिबेट नहीं हो सकता था। देना है, शहीदों को दिया जाए, लेकिन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आईपीएल शुरू हो गया। मनोरंजन है भैया, रोज शाम को बैठेंगे, टीवी देखेंगे, लेकिन क्या ये आईपीएल भरोसे के काबिल है या फिर से पर्दे के पीछे सब कुछ फिक्स होने वाला है? छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, आईपीएल और विवादों का चोली दामन का साथ, क्या फिक्सिंग की फांस से इस बार बचेगा आईपीएल? सीजन 8 पर है किस किस की नजर? विकास की ओर अग्रसर नगर विकास न्यास कोटा लेकर आए हैं 3 आवासीय योजनाएं। गोविंद नगर विस्तार आवासीय योजना, कैलाशपुरी विस्तार आवासीय योजना एवं शहीद भगत सिंह आवासीय योजना भदाना। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नगर विकास न्यास कोटा। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अमूल इनरवेयर, जियो दिनक दिन दा। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 4, आईपीएल और विवादों का चोली दामन का साथ, क्या फिक्सिंग की फांस से इस बार बचेगा आईपीएल? सीजन 8 पर है किस किस की नजर? न्यूज एंड व्यूज जारी है, और न्यूज एंड व्यूज में अब व्यूज लेने का वक्त है क्रिकेट को लेकर। वो क्रिकेट जो देश में धर्म कहलाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि साल 2008 में अपने आगाज के बाद आईपीएल ने क्रिकेट खेलने और देखने का अंदाज पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन इस बात में भी उतनी सच्चाई है कि वो आईपीएल ही है जिसका विवाद चोली दामन के, जिसमें विवादों से उसका चोली दामन का साथ रहा। जितने सीजन उतने विवाद, और तो और जेंटलमैन्स गेम को दागदार करने वाला सबसे बड़ा विवाद यानी फिक्सिंग भी आईपीएल से अछूता नहीं रहा। इंडियन प्रीमियर लीग बोले तो कैश, क्रिकेट और कंट्रोवर्सीज। हर नए सीजन में नया विवाद आईपीएल के साथ जुड़ जाता है। आईपीएल 6 में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 3 क्रिकेटरों एस श्रीशांत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान को गिरफ्तार किया। तीनों ही खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा थे। जांच के बाद बीसीसीआई ने इन सभी खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया। जांच की आंच आगे भी पहुंची, जिसके बाद विंदु दारा सिंह और उस वक्त बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर काबिज एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन के सट्टेबाजों से रिश्तों की बात सामने आई। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जस्टिस मुद्गल कमेटी को जांच सौंपी गई, जिसके बाद फिक्सिंग और सट्टेबाजी से जुड़े कई और खुलासे सामने आए। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीमों के फ्यूचर पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। हालांकि मयप्पन और दोनों टीमों को सजा क्या दी जाए, इसका फैसला पूर्व चीफ जस्टिस लोढ़ा कमेटी को करना है। वैसे आईपीएल में विवादों की शुरुआत तो पहले सीजन से ही हो गई थी, और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं
ये तस्वीरें मोहाली में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबले के तुरंत बाद की हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान हरभजन सिंह के थप्पड़ की गूंज मैदान पर सुनाई दी और फिर श्रीशांत की आंखों से निकलते आंसुओं को दुनिया ने देखा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम में शामिल ल्यूक पामर्सबैक ने आईपीएल सीजन 5 में सुर्खियां अपने दमदार खेल की बदौलत नहीं बल्कि अपनी हरकतों की वजह से बटोरी। दिल्ली पुलिस ने उसे एक अमेरिकी महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया। लीग को बुलंदी पर पहुंचाने वाले आईपीएल के कमिश्नर ललित मोदी को सीजन 3 की प्रेजेंटेशन सेरेमनी के तुरंत बाद बर्खास्त कर दिया गया। मोदी पर फंड्स में हेराफेरी के आरोप लगे थे। आईपीएल में कोच्चि टस्कर्स टीम का सफर शुरुआत से ही खराब रहा। टीम पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट तोड़ने के आरोप लगे और फिर बैंक गारंटी पूरी ना कर पाने की वजह से टीम को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि बीसीसीआई के इस फैसले पर सवाल बहुत उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईपीएल पे भरोसा किया जाए या नहीं, यही है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। अभी अर्चना जी जुड़ी हुई हैं, खंडेला साहब हैं और साथ ही साथ न्यूज रूम से मेरे साथ कमलेश मेघनानी भी जुड़ेंगे सहयोगी, उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले खंडेला साहब मैं आपके पास में आता हूं, जरा ये चीज बताइए, विश्वास भी करें क्या इस खेल पर? आईपीएल विश्वास लायक है क्या? ये खेल नहीं है ना, ये तो कॉमेडी है, ये मनोरंजन है, ये खेल कहां है? अब इसका आप कुछ भी कर लें। देखिए इसको कहा जा रहा है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन, मैं ये इसको कह रहा हूं आई प्रिविलेज लीग है ये। आज शुक्ला जी को जो है कमिश्नर बनाया गया, क्या बधाइयां मिल रही है जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन गए हो वो। कारण क्या है इसका? श्रीनिवासन किसी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं थे, जबकि बारंबार सुप्रीम कोर्ट कह रहा था नहीं बन सकते, गलियां निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें नामा है, नामा आप समझ रहे हैं ना, इसमें मुद्रा है, मुद्रा बनती है इसमें आपकी मुख्य मुद्रा भी बहुत चेंज हो जाती है और धन के रूप में जो मुद्रा मिलती है उसे भी चेंज हो जाती है। और भ्रष्टाचार करने के अतुल्य, अपना आप अतुलनीय जो है ना कि वहां पे सब कुछ है। और जहां तक आप फिक्स की बात करें, यहां क्या फिक्स नहीं है? यहां प्लेयर भी फिक्स हैं, कराने वाले भी फिक्स हैं, और मैं तो एक बात ये कहना, दर्शक भी फिक्स है कि दर्शक को नए नहीं है, वही जिनको वहां पे सब फिक्स है। आपके पास आऊं, देखिए मैं जा रहा हूं, मैं आपके पास में आता हूं। खंडेला साहब ने इतने जो शक जाहिर किए हैं ना, इतने सवाल खड़े किए, वो हर दर्शक के मन में है। क्रिकेट को बहुत सीरियसली लिया जाता है और जब ऐसे मामले हर सीजन में सामने आए जो हम रिपोर्ट में दिखा रहे थे, उसके बाद में विश्वास तो दिखाई नहीं देता। विश्वास फिर कहां से किया जाए? जी राहुल, अब तक के जो एग्जाम्पल रहे हैं आईपीएल के फर्स्ट सीजन से लेकर अब तक हम देखें तो विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। तो इतने सारे विवाद जुड़े, फिक्सिंग का विवाद जुड़ा, पैसों का विवाद जुड़ा, गड़बड़ झागा हुआ ललित मोदी के टाइम पर, तो इतने सारे विवाद। मयप्पन का केस आपके सामने है, श्रीनिवासन को हाथ धोना पड़ा अपनी कुर्सी से। तो स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं कि अब भरोसा कैसे किया जाए? अब कोशिश यही की जानी चाहिए बोर्ड को कि क्रिकेट फैंस के मन में, उनके दिल में ये भरोसा जगे, क्योंकि वो पैसा खर्च करके स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं, तो पैसा वसूल हो, उनको ईमानदारी से, वो उनको लगे कि उनके खिलाड़ी जेन्युइन प्ले खेल रहे हैं, एक फिक्सिंग किसी तरह की नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदारी है बोर्ड की कि अब तक जो हुआ गया, कोई बात नहीं। अब देखिए जो गया उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ साफ सुथरा किया जा सकता है, क्रिकेट में सुधार किया जा सकता है, इसकी गुंजाइश हमेशा से बनी रही है। और अब जैसा कि एक बोर्ड ने तैयारी की, एक पैनल बनाया जो कि इस पर निगरानी रखेगा, अब देखना यह कि वो कितना कारगर साबित होता है। राहुल, बिल्कुल। अर्चना जी मैं आपके पास में आता हूं कि राजनीतिज्ञ बहुत सारे अंदर रहे हमेशा से बीसीसीआई में, कभी कोई राजनीतिज्ञ नहीं होगा तो उसकी पहुंच होगी, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या अब जो आईपीएल करवाने वाले हैं सही से करवा पाएंगे? वो विश्वास वापस आ पाएगा? देखिए राहुल, जिस गेम में खरीद फरोख्त से तो खिलाड़ी लाए जाते हैं, जिनमें कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा हो, तो प्रतिबद्धता के अभाव में उनसे ये उम्मीद करना कि वो ईमानदारी से खेल को खेलेंगे बेईमानी होगा। अभी आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि सब एक पैनल बनाया गया है, वो एक आई वॉशर का काम करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट का बाजारीकरण किया गया है,
इसमें चीयर लीडर्स को इन्वॉल्व किया गया है, इसमें किस तरह की पार्टीज का आयोजन होता है, और ये जो दर्शक वर्ग है जो इसके प्रति आकर्षित है वो भी वही वर्ग है जो सट्टेबाजी में विश्वास करता है। तो मुझे लगता नहीं कि इस आईपीएल टूर्नामेंट को लेकर के कोई ईमानदारी की बात की जा सकती है। और राजस्थान के परिदृश्य में आप बात करें तो वसुंधरा जी के शासन में तो आईपीएल के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है इस बार, तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी गंभीरता इस खेल को लेकर के। तो मेरा ये मानना है कि जिस टूर्नामेंट में इतने बड़े कारनामे हो चुके, पर्दाफाश हो चुका, उस पर तो प्रतिबंध लग जाना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि धर्म की तरह पूजा जाता है जी। नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि जिस टूर्नामेंट में बिल्कुल आरसीए के अध्यक्ष रहे तो टूर्नामेंट हुआ, लेकिन इस टूर्नामेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर या यूं कह सकते हैं कि मूल जो इसकी संरचना हुई उसको ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी देश का खिलाड़ी किसी टीम के लिए खेल रहा है, उसकी प्रतिबद्धता किसके साथ है? टीम के प्रति नहीं है। जब इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लगेंगी तो फिर उसका मुनाफा तो सट्टेबाजी से ही आएगा। तो मेरा तो ये मानना है, व्यक्तिगत राय है कि ललित मोदी ने एक ऐसा संक्रमण इस देश में ला करके छोड़ा जिसके माध्यम से जो खरीद फरोख्त की क्रिकेट में घुसपैठ हुई और जिसके माध्यम से इसका बाजारीकरण हुआ, उसने क्रिकेट प्रेमी जो सचमुच क्रिकेट के प्रति आस्था रखते हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। खंडेला साहब, पैसे ने मति भ्रष्ट कर दी, बहुत संक्षेप में। अगर एक सेकंड, बिल्कुल संक्षेप में, अगर पॉलिटिशियंस की प्रतिबद्धता क्रिकेट के प्रति नहीं हो तो क्रिकेट का खुदा कोई शक नहीं कि क्रिकेट में पैसा है। देखिए ये राहुल, एक चीज सुनिए, पॉलिटिशियन क्रिकेट में इंटरेस्ट ले सकता है स्पोर्ट में, इसमें कोई बात नहीं। और हो सकता है कई लोग उन चीजों के बारे में जानकारी भी रखते हैं, उसके प्रमोट करने के लिए भी होते हैं। लेकिन मेरा ओवरऑल एनालिसिस जो है ना, हम किसी पॉलिटिशियन या किसी पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि जब किसी खेल का व्यवसायीकरण होने लगता है तो उसमें आप ईमानदारी और दर्शक की जो भावना है जिसके कारण उसके प्रति आकर्षित होता है, वो सारी भावनाएं देखने के बाद नहीं समझा जा सकता कि इसमें ईमानदारी और पैनल बनाने से कुछ होने वाला है। और फिर ये तो सारा मामला ऊपर से नीचे तक है, तो ऐसा मानना अभी आज की स्थिति में तो किसी भी दर्शक को इस तरह की भावना नहीं कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ इसका आयोजन होगा, ये मानना कठिन है। ठीक है खंडेला साहब, बहुत शुक्रिया आने के लिए। अर्चना जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए। कमलेश, आपका भी शुक्रिया। और खंडेला साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे मैं आपको हमेशा बुलाता हूं और आपको हमसे हमेशा बुलाते रहते, याद करते रहते, आप क्रिकेट का भी अच्छा विश्लेषण करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, ये पैसा ही अपनों से दूर करे है। ये जो अपने हैं, ये दर्शक हैं जो क्रिकेट से दूर हो रहे हैं। आईपीएल को खुद की खोई साख को खुद ही वापस पाना है और वो इस सीजन में हो सकता है, ये हम देखते रहेंगे। चलिए, आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।